नीट 2024 जिसमें 23 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर हुए थे, उन गिनी चुनी मेडिकल की सीटों में से किसी एक सीट पे अपना नाम लिखवाने की होप लेके वो आज इस सिस्टम के करप्शन और बेईमान अप्रोच की वजह से जगह जगह भटक रहे हैं इंसाफ पाने के लिए। नीट के परिणाम में धांधली के मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा। नीट 2024 के रिजल्ट में गड़बड़ी एक बड़ा इशू बनी। नीट यूजी के नतीजों को देखकर हर कोई हैरान है। नतीजे सामने आते ही उन पर सवाल भी खड़े होने लगे और सबसे अधिक सवाल नीट की रैंकिंग और छात्रों को मिले मार्क्स पर उठ रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है 9 अप्रैल 2024 से, जब नीट एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन किया गया, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फर्स्ट डेडलाइन थी 9 फरवरी 2024, जिसको बढ़ा के 16 मार्च 2024 किया गया। तो फिर अप्रैल में ये फॉर्म रीओपन करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी रीओपन करने के लिए? नहीं, बल्कि वो तो खुद शॉक में थे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। बट एनटीए ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद 5 मई 2024, जिस दिन नीट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, उस दिन हर बड़े न्यूज़पेपर में खबर आई कि नीट 2024 का पेपर लीक हो गया है। लेकिन एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसने इन सारे क्लेम्स को सीधे सीधा मना कर दिया और एग्जाम रीस्केड्यूल करने से भी मना कर दिया। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ये बात मानकर बैठ गए। स्टूडेंट्स खुश थे, इनका एग्जाम अच्छा गया था और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट मिल ही जाएगी। रिजल्ट अनाउंसमेंट की डेट 14 जून 2024 रखी गई, बट टू एवरीवन सरप्राइज रिजल्ट 4 जून यानी इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ ही रिलीज कर दिया गया, शेड्यूल डेट से 10 दिन पहले। क्योंकि रिजल्ट इतना शॉकिंग था कि शायद एनटीए को पता था कि इस बार उनके अंडर हुई धांधली छुप नहीं पाएगी। हमारे मेडिकल सेक्टर पर यह एक बहुत बड़ा धब्बा है। एनटीए का जो रिजल्ट आया है नीट का, आज तक इस तरीके का रिजल्ट कभी नहीं आया। नीट 2024 में हुई पहली धांधली। इस एग्जाम में 67 बच्चों के परफेक्ट 720 मार्क्स आए, जो कि अपने आप में क्वेश्चनेबल है। क्योंकि भाई नीट कोई 10th या 12th का एग्जाम नहीं है, बल्कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन बच्चे सालों साल करते हैं। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी और ऐसे रिजल्ट लाए हैं, लेकिन इन 67 बच्चों में से 8 बच्चों का रोल कोड लास्ट 3 डिजिट्स को हटा के बाकी बिल्कुल सेम है। यानी एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर के कई बच्चे टॉप कर गए। अब ये भी क्वेश्चनेबल नहीं है तो क्या ही होगा पता नहीं। नीट 2024 में हुई दूसरी धांधली। इन 67 बच्चों के बाद जो बच्चा 68th रैंक पे है उसके मार्क्स बने 719 और जो बच्चा 69th रैंक पे है उसके मार्क्स बने 718, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। नीट में 180 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन गलत करने पे एक नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर कोई बच्चा सारे क्वेश्चन सही करके आएगा तो उसके बनते हैं 180 into 4 यानी 720 मार्क्स। अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है और बाकी सारे क्वेश्चन सही करके आता है तो उसके बनते हैं 179 into 4 यानी 716 मार्क्स। और अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन गलत कर देता है और बाकी सारे क्वेश्चन सही करके आता है तो उसके बनते हैं 179 into 4 यानी 716 -1 वो नेगेटिव मार्किंग का यानी 715 मार्क्स। तो 718 और 719 आए तो आखिर आए कैसे? नीट 2024 में हुई तीसरी धांधली। एक नेशनल लेवल एग्जाम जिसकी प्रिपरेशन बच्चे सालों साल करते हैं, उसका रिजल्ट शेड्यूल डेट से 10 दिन पहले ही रिलीज कर दिया जाता है, वो भी उस दिन जिस दिन पूरा मीडिया, पूरा देश इलेक्शन रिजल्ट देखने में बिजी होगा। इनको क्या लग रहा था कि पेरेंट्स इलेक्शन रिजल्ट देखने में बिजी होंगे तो बच्चों के नीट रिजल्ट पे ध्यान ही नहीं देंगे और बच्चों को ही ब्लेम करेंगे कम रैंक आने के लिए। जो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं इस नीट एग्जाम के लिए, तो वो मेहनत वो अकेले नहीं करते, बल्कि इस तपस्या में उनके माँ बाप भी उनके साथ होते हैं। तो इन माँ बाप और इन पेरेंट्स के लिए नीट रिजल्ट के ऊपर और कुछ नहीं था। मुझे लगता है शायद ये अज्यूम कर रहे थे कि इलेक्शन रिजल्ट्स के चक्कर में पूरा मीडिया उधर ही बिजी होगा और नीट के रिजल्ट पे कोई ध्यान नहीं देगा। शायद सोशल मीडिया की ताकत भूल गए थे। नीट 2024 में हुई चौथी धांधली। 5 मई 2024 को जब पेपर लीक की खबरें हर न्यूज़पेपर में बाहर आई तो एनटीए ने ऐसी सारी खबरों को मानने से सीधा सीधा मना कर दिया। लेकिन अगर ऐसा कुछ था ही नहीं तो इसमें गिरफ्तारियां कैसे हुई? हर बड़े न्यूज़पेपर ने ये न्यूज कवर कैसे की? क्या पुलिस ने फर्जी केस बना के मासूम लोगों को अरेस्ट किया था? ये सारे सवाल अभी भी एक मिस्ट्री बन के रह गए हैं, जिनका जवाब अभी भी ढूंढा ही जा रहा है। ऐसे सवाल कई हैं लेकिन जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। इतना हंगामा होने के बाद एनटीए ने प्रेशर में आके 6 जून को एक प्रेस रिलीज की, जिसमें 5 पॉइंट्स के थ्रू उन्होंने स्टूडेंट्स के सारे कंसर्न्स को आंसर करने की कोशिश की। पहला पॉइंट था एवरेज मार्क्स और कट ऑफ बढ़ने से रिलेटेड। तो ये बात तो सबको पता है कि नीट की कट ऑफ और एवरेज मार्क्स हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती है, लेकिन इतनी बढ़ जाएगी एक साल में वो कोई आम बात नहीं है। इन्हीं के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 4 साल से एवरेज मार्क्स 270 से लेकर 300 के बीच में रहे हैं, बट इस साल वो बढ़ के सीधा 323.55 हो गए, जो कि कोई नॉर्मल जंप नहीं है।
दूसरे और तीसरे पॉइंट में एनटीए एक्सप्लेनेशन देता है कि कैसे 67 बच्चों के परफेक्ट 720 मार्क्स आ गए और 2 बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आए हैं। इस बार नीट 2024 से कुछ कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़ में पिटीशंस दायर की कि उनको पूरा टाइम नहीं मिला एग्जाम देने के लिए। इन्हीं कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एनटीए ने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई जिसका काम था इन सारे क्लेम्स की जेन्युइनिटी को इन्वेस्टिगेट करना और रिकमेंडेशंस देना एनटीए को कि क्या किया जाए। इस कमेटी ने इन सारे क्लेम्स को जेन्युइन माना और इन्हें कॉम्पनसेट करने के लिए इनके मार्क्स नॉर्मलाइज करके दोबारा रिलीज करने की बात कही। अब नॉर्मलाइजेशन के लिए जो इन्होंने फॉर्मूला यूज किया उसका बेसिस लिया पिटीशन नंबर 551 ऑफ 2018। ये केस था दिशा पांचाल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो, कोई भी केस जब किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ किया जाता है तो वो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहलाता है। ये केस दिशा पांचाल ने साल 2018 में हुए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट के खिलाफ किया था और ऐसा केस करने वाली वो अकेली नहीं थी बल्कि उनके साथ साथ कई और लोग भी थे। उसी साल ऋषि दत्त पिटीशन नंबर 554, यश सिंघानिया पिटीशन नंबर 623, अक्षत अग्रवाल पिटीशन नंबर 600 और भी कई पिटीशंस थे। इनका कहना था कि एग्जाम देने के लिए इनको पूरा टाइम नहीं मिला क्योंकि जिस सिस्टम पे एग्जाम दे रहे थे वो ठीक से नहीं चल रहा था। कभी क्वेश्चन ही नहीं दिखता था तो कभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का ऑप्शन ही नहीं दिखता था, कभी स्क्रीन फ्रीज या ब्लैंक हो जाती थी तो कभी सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो जाता था। इनके सारे क्लेम्स को जेन्युइन माना गया और कोर्ट ने इन 4690 स्टूडेंट्स के स्कोर को नॉर्मलाइज करके दोबारा से रिलीज करने को कहा गया। इनके स्कोर को नॉर्मलाइज करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया गया वो भी कोर्ट ने इनको प्रोवाइड किया, जिसकी फुल एक्सप्लेनेशन आप इस अविनाश शर्मा की वीडियो में देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी हमको जितनी जरूरत है उसका क्लिप आप देखो। अब मान लेते हैं कि ये जो अनमोल स्टूडेंट था इसको 20 मिनट कम पड़ गया एग्जाम, तो जो टाइम लॉस हुआ एग्जाम में वो कितना हुआ? 1200 सेकंड का लॉस हुआ। ठीक है, तो कितना टाइम बचा था अनमोल के पास? 10,800 सेकंड बचा था। अब बात करते हैं कि अनमोल ने जितना उसके पास टाइम था, अवेलेबल टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसने 150 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से जो करेक्ट उसने किए थे वो 125 थे और इनकरेक्ट क्वेश्चन जो उसने किए थे वो 25 क्वेश्चन थे। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग ही उसका मार्क्स कैलकुलेट करते तो जो उसका ओरिजिनल स्कोर बनता वो बनता 475 मार्क्स। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं? नॉर्मलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करती है एनटीए कि हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे आंसरिंग एफिशिएंसी। तो इसका जो आंसरिंग एफिशिएंसी आएगा वो आएगा 10,800 डिवाइडेड बाय 150 मतलब कि 72। तो 17 क्वेश्चंस आप एडिशनल सॉल्व कर पाते अगर 20 मिनट आपका लॉस नहीं हुआ होता। अब इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि रिवाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट उसने कितना किया होता अगर उसको जो लॉस उसके साथ हुआ है वो नहीं हुआ होता। तो 167 क्वेश्चन जो है वो आ रहा है आपका रिवाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड। ये जो उसने 167 क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें से उसने कितने करेक्ट किए होते हैं जो कि है 139। सेम उसी तरीके से आप रिवाइज टोटल रॉन्ग आंसर्स कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है आपका 28। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन का फाइनल स्कोर बनता है तो मतलब कि जो उसका नया स्कोर है वो है 139 करेक्ट और 28 इनकरेक्ट। 528 मार्क्स इसका नया स्कोर बनता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। एनटीए ने भी नॉर्मलाइजेशन के लिए यही फॉर्मूला यूज किया जिसके बेसिस पे 1563 बच्चों का स्कोर नॉर्मलाइज किया गया। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, क्लैट एक ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें स्टूडेंट की एफिशिएंसी और क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड मेजर की जा सकती है, बट ये केस नीट में पॉसिबल नहीं है। तो फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे किया गया, क्या फॉर्मूला यूज किया गया, उसे कैसे इंप्लीमेंट किया गया और कितने मार्क्स दिए गए नॉर्मलाइजेशन के नाम? ये सब सवाल अभी अपने जवाब ढूंढ रहे हैं क्योंकि एनटीए की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। चौथा पॉइंट, एग्जाम रिजल्ट 4 जून को रिलीज करने का रीजन देते हुए, बट वो रीजन बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। नीट रिजल्ट्स 10 दिन पहले रिलीज करने का रीजन देने के बजाय एनटीए नीट एग्जाम होने के डेट से लेकर उसके रिजल्ट आउट होने की टाइमिंग का कंपैरिजन जेई के साथ करती है, बट वो कंप्लीटली इररेलेवेंट है क्योंकि जेई के एप्लीकेशन फॉर्म 2 दिन के लिए रीओपन नहीं किए गए थे। पांचवा पॉइंट पेपर लीक से रिलेटेड है जिसमें एनटीए साफ तौर पर ऐसे कोई भी क्लेम को डिनाई करता है और कहता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ है तो राजस्थान में 120 कैंडिडेट का एग्जाम दोबारा क्यों लिया गया? बिहार में 13 लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया पेपर लीक केस में? नीट का पेपर एग्जाम खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पे कैसे सर्कुलेट होने लगा? ये सारे सवाल अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं क्योंकि एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया है। सवाल कई हैं बट जवाब नहीं। एनटीए चुप है और स्टूडेंट्स बौखलाए हुए। वो सब चाहते हैं री एग्जाम, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशंस भी दायर कर दी गई हैं। अब इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी पकड़ लिया है और बात पूरे देश में आग सी फैल गई है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बस होप यही है कि स्टूडेंट्स की मेहनत का मजाक ना बनाया जाए, उन्हें जस्टिस मिले और इस स्कैम में इन्वॉल्व हर इंसान को उसके किए की सजा मिले।